800 से भी अधिक द्वीपों का समूह अंडमान निकोबार, जिनके साथ लगभग आजादी के 70 सालों तक सौतेला व्यवहार करा गया और जिनको आज हम सिर्फ या तो काला पानी के नाम से जानते हैं या फिर एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन। लेकिन आज हकीकत यह है कि इन आइलैंड से पूरे हिंद महासागर समेत पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को कंट्रोल करा जा सकता है। इसलिए पिछले 70 सालों की गलती सुधारने के लिए आज भारत सरकार इन आइलैंड्स को कैसे विकसित करा जाए इस पर ध्यान दे रही है। लेकिन जहां एक तरफ वर्तमान सरकार पुरानी गलतियों को सुधार रही है, वहीं एक ऐसी गलती भी है जो इन आइलैंड से जुड़ी हुई है। साल 1947 में अंडमान के उत्तर में स्थित मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर लगभग 20 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए कुछ आइलैंड्स हैं, जिनको कोको आइलैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। ये आइलैंड्स साल 1947 में पंडित नेहरू के द्वारा ब्रिटेन को गिफ्ट कर दिए जाते हैं। अब प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि ये आइलैंड नेहरू के द्वारा ब्रिटेन को गिफ्ट कर दिए जाते हैं। प्रॉब्लम इस बात से है कि बाद में ब्रिटेन के द्वारा ये आइलैंड्स बर्मा को दे दिए जाते हैं और फाइनली साल 1994 में बर्मा के द्वारा ये आइलैंड्स भारत के सबसे बड़े दुश्मन चाइना को सौंप दिए जाते हैं। इसलिए अब जो काम जियोपॉलिटिक्स और हिंद महासागर पर भारत अंडमान निकोबार आइलैंड से कर सकता है, वही काम आज भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना इन कोको आइलैंड से कर रहा है। इसी के साथ साथ चाइना इन आइलैंड से भारत को घेरने का काम भी कर रहा है। इसलिए सवाल उठता है कि आखिर इतने महत्वपूर्ण आइलैंड पंडित नेहरू ने ब्रिटेन को क्यों गिफ्ट किए? क्या इन आइलैंड्स का आज से 70 साल पहले हिंद महासागर में कोई रोल नहीं था, और रोल था भी तो फिर क्या था? और फाइनली वीडियो के अंत में हम यह भी बात करेंगे कि कैसे ये छोटे से दिखने वाले टापू पूरे हिंद महासागर समेत वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं, और खास करके भारत के सबसे बड़े दुश्मन चाइना के जियोपॉलिटिक्स की। तो बने रहें दोस्तों वीडियो के अंत तक। लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोको आइलैंड्स, जो कि 5 आइलैंड का एक ग्रुप है, इन आइलैंड्स की खोज कुछ पोर्टुगीज नाविकों के द्वारा करी गई थी। इस जगह पर कोकोनट या नारियल बहुत ज्यादा होने के कारण इन आइलैंड्स को पोर्टुगीज के द्वारा कोको आइलैंड्स का नाम दिया गया। लेकिन 19वीं शताब्दी में ये आइलैंड्स अंग्रेजों के कब्जे में आ जाते हैं और अंग्रेजों के द्वारा इन आइलैंड्स को दंड कॉलोनी या पीनल कॉलोनी के तौर पर बदल दिया जाता है। अंग्रेजों के द्वारा इन आइलैंड्स पर भारत के उन क्रांतिकारियों को दंडित करा जाता था जो कि अंग्रेजों के लिए सबसे बड़े सरदर्द थे। इसलिए इसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता था। यह नाम तो शायद आपने भी सुना ही होगा। लेकिन कुछ समय बाद अंग्रेजों को लगता है कि जो काम वे इन आइलैंड से कर रहे थे, यही काम तो वे बड़े आराम से और कम खर्चे पर अंडमान से भी कर सकते हैं। इसलिए साल 1942 में ये आइलैंड्स अंग्रेजों के द्वारा बर्मा की ब्रिटिश सरकार को दे दिया जाता है। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूरा सिंगापुर, अंडमान निकोबार समेत कोको आइलैंड्स जापान के कब्जे पर आ जाते हैं और जापानियों के द्वारा फाइनली साल 1943 में ये आइलैंड्स नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज को सौंप दिए जाते हैं। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार होती है, जिस कारण से ये आइलैंड फिर से ब्रिटेन के पास वापस चले जाते हैं। अब आप में से कई लोग यह कह सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंस आज कोको आइलैंड्स की है, वह शायद आज से 70 साल पहले ना रही हो। जी नहीं, अब इस बात को भले ही नेहरू ना समझ सके हों, लेकिन अंग्रेज भली बात समझते थे। इसलिए ब्रिटेन भारत की आजादी के बाद भी अपना कंट्रोल लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार समेत कोको आइलैंड्स पर रखना चाहते थे। लेकिन अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को तो भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा भारत में शामिल कर दिया जाता है। इसलिए यह बात लॉर्ड माउंटबेटन को काफी अच्छे से पता रहती है कि अगर वे कोको आइलैंड्स के इस विषय को सरदार पटेल के पास ले जाएंगे तो वे इसमें नाकामयाब रहेंगे। इसलिए इस बारे में वे चर्चा करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से, और बताया जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि इन आइलैंड्स पर घास के अलावा और कुछ भी नहीं उगता है। इसलिए नेहरू के द्वारा ये आइलैंड्स 19 जुलाई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को सौंप दिए जाते हैं। कुछ समय तक अंग्रेजों के कंट्रोल में रहने के बाद ये आइलैंड्स अंग्रेजों के द्वारा बर्मा को लीज में ले दिए जाते हैं।
बाद में इन आइलैंड्स पर बर्मा या आज का म्यांमार इसका कब्जा हो जाता है। अब भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा होता है साल 1994 में। साल 1994 में ये आइलैंड्स या इनका कुछ हिस्सा म्यांमार के द्वारा चाइना को सौंप दिया जाता है। इन आइलैंड्स की मदद से आज चाइना अपनी निगाहें भारत समेत पूरे हिंद महासागर में गड़ाए हुए है। इसलिए अब जो काम आज अंडमान निकोबार भारत के लिए कर रहे हैं, वही काम कोको आइलैंड्स चाइना के लिए। और इन सब में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंद महासागर में दो ऐसी जगह हैं जिनसे लगभग पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स कंट्रोल होती है, जिसमें पहली है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और दूसरी है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का या मलक्का जलडमरू मध्य, जो कि अंडमान निकोबार या कोको आइलैंड से मात्र लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर है। इस स्टेट से दुनिया का हर साल 40% से भी अधिक ट्रेड होता है और इसके साथ साथ ही हर साल लगभग 50,000 से भी अधिक मर्चेंट शिप इस स्टेट से पास होती हैं। इसके साथ साथ यहीं से चाइना का 70% पेट्रोलियम और 70% से भी अधिक नॉर्मल ट्रेड होता है। इसलिए भविष्य में अगर कभी भी भारत चाइना का युद्ध होता है तो भारत के पास यह विकल्प है कि भारत इस एरिया का इस्तेमाल चाइना के खिलाफ कर सकता है। इसलिए चाइना ने इसे काउंटर करने के लिए म्यांमार के कोको आइलैंड्स पर अपना बेस बनाया हुआ है, जिस कारण से यह भारत का दबाव कम करना चाहता है और साथ ही भारत के ऊपर भी निगरानी करना चाहता है। तो दोस्तों, यह इतिहास में करी गई एक ऐसी गलती है जिसका खामियाजा आज भी भारत को भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप अंत तक बने हुए हैं, इसका मतलब है कि आपको मेरा यह काम पसंद आता है। अगर आपको लगता है कि यह इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए तो इसको शेयर करें और साथ ही में इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।